Hello everyone, welcome to Smart Work Labs. So today is 4th of December. Let's see कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए काम की चीजें क्या हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. फर्स्ट इज द स्पार्क प्रोजेक्ट. ये एक आर्टिकल अपेयर हुआ था ऑन द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और कैसे उनको प्लानिंग प्रोसेस में इंक्लूड करने की नीड है. उस कंटेक्स्ट में एक स्पार्क प्रोजेक्ट का मेंशन आया है आर्टिकल में. सो हमें ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किसने किया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. So it has been launched by International Labour Organization (ILO) and International Fund for Agri Development. तो ये दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन कोलैबोरेशन विद विमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र. तो एक तो हमें ये याद रखना है कि स्पार्क प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस. इसके अंदर प्रोविजंस क्या हैं? पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वर ट्रेन्ड एज डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर्स. जो पीडब्ल्यूडी पर्सन्स हैं उन्हीं को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट्स में एक तरीके से फैसिलिटेटर का काम करें और जो बाकी पीडब्ल्यूडी पर्सन्स हैं उन्हें हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करें. रेजिंग द अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी इंक्लूजन. अवेयरनेस रेज करना जाकर. मेन स्ट्रीमिंग ऑफ विमेन विद डिसेबिलिटीज बाय कनेक्टिंग देम विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. सो जो पीडब्ल्यूडी विमेन्स हैं उनको एसएचजीज के साथ कनेक्ट करके उनकी हम लोग कैसे लाइवलीहुड इंश्योर कर सकते हैं, इस चीज पर भी इनका फोकस है. नेक्स्ट, तो ये एक आर्टिकल अपेयर हुआ है जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर. तो जैसा कि हमें पता है कि हर सेल में डीएनएज होते हैं और डीएनएज बेसिकली मल्टीपल जीन्स से मिलकर बने होते हैं. सो इन द लास्ट 15-20 years साइंटिस्ट्स हैव बीन ट्राइंग टू सीक्वेंस द इंटायर द जीन्स ताकि हम लोग जो डिसीजेस होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं उसके प्रिवेंशन के लिए उसके रीजंस हम लोग जान सकें क्या है. तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग पे काफी काम हुआ है इन द रिसेंट ईयर्स. उस कंटेक्स्ट में बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं ताकि हम लोग जो पॉपुलेशन है उसमें एक सैंपल साइज लेकर उनके जीन्स को सीक्वेंस कर सकें. सो उस कंटेक्स्ट में यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम अपीयर हुए हैं. सो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आपको एक लिस्ट दी जा सकती है नेम ऑफ प्रोजेक्ट्स. तो सामने आपको एक कंट्रीज की लिस्ट मिल सकती है. बोला जा सकता है कि आपको मैच करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी कंट्री में लॉन्च हुआ है. ठीक है. सो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे डिकोड इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था आइसलैंड में. डिकोड इनिशिएटिव इन आइसलैंड. 100K जीनोम प्रोजेक्ट इन यूके. 1 million प्लस जीनोम्स इन यूरोपियन यूनियन. और इंडिया में जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिजेन एंड जीनोम इंडिया इनिशिएटिव. ये दो प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं. तो आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स में जाने की नीड नहीं है. जस्ट ये कि उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है और वो कौन सी कंट्री में प्रेजेंटली रन किया जा रहा है. सबका ऑब्जेक्टिव सेम है कि हम लोग एक सैंपल साइज लेंगे. लेट्स से हम लोगों ने इंडिया में अगर इंडिजन प्रोजेक्ट है सो 10,000 लोगों का सैंपल साइज लिया. उन लोगों को बुलाकर उनके जीन्स का हम लोगों ने सिक्वेंसिंग किया और एक पैटर्न ट्राई करने का कोशिश करी गई कि कौन सा जीन कौन सी डिसीजेस के साथ में एसोसिएटेड है ताकि हम लोग अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें. नेक्स्ट, सो एडल्ट्री के ऊपर फिर से एक आर्टिकल यहाँ पे आया है. सो जनरली ये टॉपिक हम लोग मेंस के हिसाब से पढ़ते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी GS2. बट कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव आल्सो. सो एडल्ट्री जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी में इंक्लूड किया गया है. ये होता क्या है? बेसिकली अगर आप एक मैरिड पर्सन है और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंगेज होते हैं सो वो एक ऑफेंस हुआ करता था अंडर द आईपीसी नोन एज एडल्ट्री. सो इन 2018 इन द जोसेफ शाइन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को स्ट्राइक डाउन किया था. ऐसा क्यों किया था उन्होंने? बिकॉज इट वॉज बेसिकली अ जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन. क्योंकि यहां पर सिर्फ मेल को पनिशमेंट हो सकती थी, फीमेल्स को नहीं. एंड सेकेंडली यहाँ पर बहुत ज्यादा पेट्रियार्कल प्रोविजंस भी थे. बिकॉज एडल्ट्री में आप अज्यूम कर रहे हो कि जो वाइफ है वो एक तरीके से हस्बैंड की सर्वेंट है, राइट? उसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली. सो विमेन वर बीइंग ट्रीटेड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड. तो वो एक पैट्रियार्कल प्रोविजन था. इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया. एंड प्रेजेंटली ये सिर्फ एक सिविल रॉन्ग माना जाता है. इसका मतलब ये है कि ये डाइवर्स का ग्राउंड है बट ये एक पनिशमेंट नहीं है. इस कारण से आप जेल नहीं जा सकते हो. ठीक है. तो रिसेंटली जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जो कि भारतीय न्याय संहिता, आपको पता है कि
भारतीय न्याय संहिता इज बीइंग प्रिपेयर्ड टू रिप्लेस द आईपीसी। सो उसमें इस प्रोविजन को री इंक्लूड करने की बात करी गई है, और ये बोला गया है कि हम लोग उसको जेंडर जेंडर न्यूट्रल बनाकर इंक्लूड करें, ताकि हस्बैंड या वाइफ कोई भी इंगेज करता है उसको पनिशमेंट हो सके। पहले सिर्फ हस्बैंड को पनिशमेंट हो सकती थी, वाइफ को नहीं। सो ये चीज यहाँ पे न्यूज में थी, आपको ये कुछ प्रोविजंस और ये जजमेंट का नाम याद रखना है, बोथ फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम द जीएस2 पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, so recently, in a speech, the President of India has said that we need all India judicial service। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। देखिए, इंडिया में जैसे कि यूपीएससी है, सो वो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है फॉर दी सर्विसेज लाइक आईएएस आईपीएस। वैसे ही जो जुडिशरी है, उसके लिए हमारे यहाँ सिर्फ स्टेट लेवल पे एग्जाम होती है। आप पहले डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं, फिर आप हाई कोर्ट के लेवल पे जाते हैं, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आते हैं। सो एमपी में अलग एग्जाम है, यूपी में अलग एग्जाम है, इस तरीके से स्टेट वाइज एग्जामिनेशन हो रहे हैं। यूपीएससी की तरह कोई नेशनल एग्जाम नहीं है जिससे आप जजेस को रिक्रूट कर सकें। सो उस कंटेक्स्ट में एक रिकमेंडेशन है जो कि लॉ कमीशंस ने और वेरियस कमिटीज ने दिया है बार बार, कि वी शुड हैव ए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, कि आप नेशनल लेवल पे सिर्फ एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करें, उसका एक फिक्स पैटर्न हो, और सभी स्टेट्स में जो लोग हैं वो वहीं से इंक्लूड किए जाएं जो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे आएंगे सिस्टम में। तो ये जो फर्स्ट टाइम जो प्रोविजन है, इसकी बात करी गई थी इन दी 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 312 312, इसमें ये बोला गया था कि देयर शैल बी अ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये चीज आपको याद रखनी है। इट डज नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इंफीरियर टू डिस्ट्रिक्ट जज। सो बेसिकली हम लोग रिक्रूटमेंट बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पे, उसके नीचे नहीं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अभी प्रेजेंटली रिक्रूटमेंट होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कोलैबोरेशन विद द हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एग्जाम कंडक्ट करते हैं जहां से रिक्रूटमेंट होता है। सो ये जो प्रोविजन है ये मेंशन्ड है आपका आर्टिकल 233 एंड 234। इट डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड प्लेस इट अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट्स। इसी को हम लोग बात कर रहे हैं कि अब नेशनल लेवल पे किया जाए। इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, फर्स्ट तो ये होगा कि सिक्स स्टैंडर्डाइजेशन आएगा, आपका सेम सिलेबस होगा। तो अभी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस है, एग्जामिनेशन कभी होता है कभी नहीं होता है। सो हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं उस पूरे प्रोसेस को। सेकेंडली, हम लोग डाइवर्सिटी इंश्योर कर सकते हैं। जो आपके डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको मौका मिलेगा कि वो एक एक एग्जाम के थ्रू ही जजशिप के लिए एस्पायर कर सकें। सो ये कुछ मल्टीपल रीजन हैं जिस कारण से एक एग्जामिनेशन। और थर्डली ये भी है कि करप्शन स्टेट लेवल पे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इवन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वहां पर काफी एलिगेशंस लगते हैं कि बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, पैसे दे के लोगों को पोस्ट मिल रही है। सिमिलर एलिगेशंस यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जजेस के लेवल पर भी होते हैं कि हाई कोर्ट्स में करप्शन होता है इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो अगर हम हमारा एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होगा जो कि एक नेशनल कमीशन कंडक्ट करेगा, हम लोग उस तरह के इश्यूज को भी टैकल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इशू। सो प्लेसेस इन न्यूज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल 4-5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं प्रीलिम्स में। सो ये एक रीफ का नाम अपीयर हुआ है न्यूज़पेपर में, विटसन रीफ। विटसन रीफ, इसी को हम लोग जूलियन फेलिपे रीफ भी बोलते हैं। सो इसकी आपको लोकेशन याद रखनी है कि रीफ कहां पर है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इट इज इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में रीफ आती है, और ये एक डिस्प्यूटेड रीफ है बिटवीन चाइना एंड द फिलीपींस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज आइटम में जो मेंशन हुआ है कि चाइना एंड फिलीपींस के बीच में इस पर्टिकुलर रीफ को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है इन द साउथ चाइना सी। सो ये बस 2-3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसकी लोकेशन क्या है, एंड सेकेंडली डिस्प्यूट किन दो कंट्रीज के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एस क्यूबो टेरिटरी। प्लेसेस इन न्यूज से बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, एस क्यूबो टेरिटरी। सो बेसिकली ये जो टेरिटरी है ये एक ऑयल रिच टेरिटरी है, काफी यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज भी मिलते हैं, और प्रेजेंटली ये गुयाना का पार्ट है। इट इज कंट्रोल्ड बाय गुयाना, बट इट इज क्लेम्ड बाय
वेनेजुला। और वेनेजुला ने यहाँ पर रेफरेंडम करवाया है अपने देश में, वेनेजुला ने, जहां पे मोर देन 90% लोगों ने ये बोला है कि दिस पर्टिकुलर टेरिटरी शुड बी टेकन बैक फ्रॉम गुआना। तो यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं कि दिस ऑरेंज पोर्शन इज बेसिकली वेनेजुला। ये जो डार्क ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज गुआना, एंड दिस इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी नोन एज द एस्क्यूबो, राइट। सो प्लेसेस इन न्यूज के पर्सपेक्टिव से ये पर्टिकुलर न्यूज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कई बार ये लोग स्पेसिफिक वॉल्केनोज के नाम भी पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ज्योग्राफिक फीचर है, दिस कैन बी वॉल्केनोज रीफ्स, ये कहाँ सिचुएटेड है। सो मारापी वॉल्केनो रिसेंटली इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर जस्ट आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि मारापी वॉल्केनो इंडोनेशिया में है। So these were the news items from today. I hope you are making notes and making the best use of this particular series. Thank you.